पिछले एपिसोड में आपने देखा फ्रिक्शन बहुत ही इंटेलिजेंट फोर्स होता है, उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होता है, कब होता है, आगे देखेंगे। कॉज ऑफ फ्रिक्शन आपने सीखा, इंटरलॉकिंग बिटवीन सर्फेसेज और बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर आपने सीखा था कि आपने अलमारी जब खिसकाने का कोशिश किया था तो 1 न्यूटन 2 न्यूटन से लेके आपने बढ़ाते बढ़ाते 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, वो अचानक से अलमारी चल गई थी। उसके पहले अलमारी नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी? क्योंकि एक फ्रिक्शन आपके एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रहा था। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं दो तरह के, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जब बॉडी रेस्ट में, जब तक अलमारी नहीं चली थी, और काइनेटिक फ्रिक्शन जब अचानक से अलमारी चल गई। अब आगे बात करते हैं बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब देखिए साहब, है क्या यहाँ पे, एक सरफेस है, फ्रिक्शनलेस नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि हमें फ्रिक्शन रखना है। तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है इसके और ब्लॉक के बीच में, ठीक है। अच्छा, एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर जिसका मास m है। तो अपनी एनलेम की नॉलेज से हम जानते थे कि साहब इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा, एक तो mg लगेगा। अब ये mg क्या कर रहा है, इसको नीचे की ओर धंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये धंसेगा नहीं क्योंकि ज़मीन है, बहुत ही अच्छे से बना हुआ फर्श है, टूटेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, रोक देगा इसको एक नॉर्मल रिएक्शन लगा के। n और mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक थंब रूल होता है, फ्रिक्शन का सिर्फ एक ईमान होता है, एक उसूल होता है, एक धर्म होता है। फ्रिक्शन का एक धर्म यही होता है कि वो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट को हमेशा साथ में रखने की कोशिश करता है। क्या बोला मैंने? दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनको साथ में रखने की कोशिश करता है मतलब पूरी कोशिश करता है। रख पाए ना रख पाए वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्रिक्शन अपने धर्म से पीछे नहीं हटेगा, अपने कर्म से पीछे नहीं हटेगा। तो ऑब्वियसली ये फोर्स इसको आगे चलाने की कोशिश कर रहा है। फ्रिक्शन चाहेगा कि मैं इसको और ज़मीन को साथ में रखूं, इसको इसके ऊपर घिसने या चलने ना दूं। तो इस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे लगेगा, ठीक है। अगर हमें ग्राउंड की एनालिसिस करनी हो तो ये फ्रिक्शन किसने लगाया बेटा? ग्राउंड ने लगाया ब्लॉक पे। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक लगाएगा ग्राउंड पे आगे की तरफ, लेकिन ग्राउंड तो अनंत है, धरती है पूरा, वो चलेगा नहीं, ठीक है। एक्चुअली चलेगा क्योंकि आप देखें, अगर आप बहुत ब्रॉड डिटेल में देखें तो आपको लगेगा कि चलेगा, क्योंकि जैसा आपने सुना होगा कि साहब अगर अर्थ पे एक एप्पल का पेड़ है, एप्पल नीचे गिरता है क्योंकि एप्पल पे फोर्स लग रहा है और अर्थ पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। तो एप्पल भी अर्थ की ओर आ रहा है और अर्थ भी एप्पल की ओर आ रही है, लेकिन अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि इसका एक्सेलरेशन जो है अर्थ का एप्पल की तरफ वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो वही कहानी है साहब, ये तो आपको चलता हुआ दिखेगा लेकिन अर्थ आपको घूमती हुई इस फ्रिक्शन की वजह से नहीं नज़र आएगी, क्योंकि उसकी वजह से इसका रोटेशन नेग्लिजिबल हो जाएगा। बाकी कहानी इसके डिटेल में हम रोटेशन में सीखेंगे। तो नॉर्मली अर्थ पे फ्रिक्शन का कोई यूज़ नहीं होता है, हम ब्लॉक पे ही फ्रिक्शन दिखाते हैं, या जिस चीज़ को मूव करा रहे हैं उस पे फ्रिक्शन दिखाते हैं। तो आप ज़रा ध्यान से सुने, फ्रिक्शन अगर चीज़ रुकी हुई है तो फ्रिक्शन सबसे पहले तो कोशिश करता है साथ रखे, यानी फ्रिक्शन लगाना चाहता है स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा। लगा पाए या ना लगा पाए वो बाद की बात है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यानी ये रेस्ट पे रखने वाला होता है। अब जैसे अलमारी आपकी नहीं चली थी 10 न्यूटन तक लगाने पे, यानी इसका एक कुछ अपर लिमिट था, ठीक है, कि 10 न्यूटन से ज़्यादा आपने फोर्स लगा दिया तो ये रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर 10 न्यूटन से कम लगाया तो ये डेफिनेटली रोक लेगा। अब आप ज़रा देखें यहाँ पे, जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे एक्सटर्नल फोर्स तो फ्रिक्शन रोक रहा था, यानी कि फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन ही लगा रहा था। आपने जब 2 न्यूटन लगा दिया तो फ्रिक्शन भी रोक के रखा था, यानी 2 न्यूटन लगाया। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते जब आपने 9 न्यूटन लगाया था तब भी फ्रिक्शन ने ऑपोजिट फोर्स 9 न्यूटन ही लगाया था। समझ आए बच्चों? तो फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल इन नेचर, इसीलिए मैंने इसको बड़ा इंटेलिजेंट बोला था। ऐसा नहीं साहब कि भाई मैं 10 न्यूटन तक सर्वाइव कर सकता हूँ तो मैं शो ऑफ करने के लिए आपने 1 न्यूटन लगाया तो मैं 10 न्यूटन लगा दूँ, क्योंकि अगर
आगे 1 न्यूटन लग रहा है और पीछे 10 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन का पर्पज़ ही फेल हो जाता है, रोक के नहीं रखेगा बल्कि लेफ्ट साइड फेंक देगा। ये तो वैसा हुआ कि आपने अलमारी को थोड़ा सा पुश कर दिया और छोड़ दिया और अलमीरा लेफ्ट साइड भाग गई आपकी। ऐसा तो आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसके बारे में 2 चीज़ें हमने सीखी। इट इज़ एडजस्टेबल इन नेचर एंड हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू। समझ आया बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है नेचर में और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस इंटू एन के बराबर। म्यू एस क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये डिफाइंड होता है 2 सरफेसेस इन कांटेक्ट के लिए। यानी कि मान लीजिए साहब ये ब्लॉक आपका लकड़ी का था और ये फर्श आपका सीमेंट का था, तो ये जो म्यू एस है ये डिफाइंड होगा वुड और सीमेंट के लिए। इसकी वैल्यू मोरलेस आपको दी होगी क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। एन होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, समझ आया? तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर था, तो मैं लिख दूंगा कि एफ एस मैक्स म्यू एस mg के बराबर होगा। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है आपकी, डेफिनेशन ये है n की वैल्यू mg के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रट के मत बैठ जाइएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं, फ्री के सवाल गलत करके आते हैं। तो इसका मतलब है मैक्सिमम ये है, तो इसका सीधा साफ मतलब हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लेस देन या इक्वल टू म्यू एस एन के बराबर होगा, हाँ कि नहीं? तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है स्टैटिक फ्रिक्शन की। और डिस्कशन करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइज, मज़े करो, पढ़ते रहो, चिल मारो।